नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 2 का भाग हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। जो नवंबर 2018 में परीक्षा हुई उन्हीं के हम प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न, किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? अब हमने रेशा मतलब यानी आपका उसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है वो अनाज का हमें एक ऑप्शन क्लिक करना है। इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है इसके अंदर ये रेशा पाया जाता है। और वैसे तो हमें चावल में भी देखा जाता है और मक्का जो दाल है और जिसमें आलू है अरबी इन सब में वो होता है। फिर भी गेहूं जो है इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न जो ये है, नान रेम निद्रा के कितने चरण होते हैं ये हमें बताना है। नान रेम के चरण बताने हैं। मुख्यतः इसके 3 चरण माने गए हैं। इसको थोड़ा समझना है आपने। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर कुछ विषय ऐसे हैं इसमें आपको स्पष्ट कराना बहुत ज़रूरी है। वो ये, नॉन रैम की बात करें तो उसमें 2 तरह के प्रकार रहते हैं जिसमें हम तेज नेत्र गति जिसे हम बोलते हैं रैम, जो आपने नाम लिखा ऊपर उसको हम बोलते हैं REM, रैम बोलते हैं। और दूसरा प्रकार है नॉन रैम। ठीक है, नॉन रैम बोलेंगे दूसरे को। ये 2 तरह की मुख्यतः इसमें प्रकार हैं। जो पहला रैम जो है जिसमें तेज नेत्र गति है, फिर एक दूसरा जो नॉन रैम है यानी गैर तेज नेत्र गति है। तो इसके अंदर क्रम जो हम देखें तो पहला क्रम N1 आएगा, फिर N2 आएगा, N3 आएगा, N2, फिर लास्ट में रैम जो इसमें इक्वल टू आता है। ये हमारे निद्रा के प्रकार बताए गए हैं। जब हम रात्रि को शयन करते हैं तो हमारी पहले निद्रा जो है हल्की रहेगी, फिर तेज प्रगाढ़ निद्रा बनेगी, फिर और तेज होगी, फिर सुबह सुबह जा कर के फिर थोड़ा कम धीरे धीरे करके वापस जागरण अवस्था बनती है। तो इसका जो प्रचलन है, इसका जो खोज है वो किसने किया, थोड़ा सा अपने इसमें नज़र डालते हैं। 1937 में सबसे पहले अल्फ्रेड की लूमिस और उनके सहकर्मियों ने नींद के चरणों का वर्णन किया था। सबसे पहले 1937 में, ध्यान रखना, जिन्होंने नींद को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था जो मैंने आपको बताए, N1, N2, N3, N फिर 2, इस तरह से 5 चरणों में उन्होंने विभाजित किया। फिर 1953 में रैम निद्रा के विभिन्न रूप की खोज की गई और इस प्रकार विलियम डिमेंट और नाथानियल क्लिटमैन ने निद्रा को नॉन रैम चरणों और रैम में पुनर्वर्गीकृत किया। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। मुख्यतः रैम के कितने प्रकार हैं, वह है 3, ये बात ध्यान रखिए। अगला जो है प्रश्न वह है, ट्राइकुस्पिड वॉल्व किसके बीच पाया जाता है? ये ट्राइकुस्पिड वॉल्व जो है किसके बीच पाया जाता है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। इन सब ऑप्शनों को आप देख लीजिएगा। बड़ा बड़ा अपने ध्यान रखना है कि हमारे जो मानव हृदय में कुल 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं टोटल हमारे मानव हृदय में? वॉल्व जो हैं वो कितने हैं? 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। उनके नाम जो है माइट्रल वॉल्व, क्या नाम है? माइट्रल वॉल्व और ट्राइक्स्पिड। यहाँ जो ट्राइक्स्पिड जो है वॉल्व उसकी बात हो रही है। और तीसरा है एओर्टिक और चौथा है प्लमोनरी वॉल्व। पल्मोनरी जो वॉल्व चतुर्थ है। इस तरह के 4 वॉल्व हैं। ये वॉल्व दिल के अंदर और बाहर खून प्रवाहित करने के लिए खुलते हैं और खून को वापस जाने से रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। जो आलिंद जो हम वॉल्व माने वाल्व यानी आपका एक छल्ला है और वॉल हम दीवार को भी कहते हैं, आलिंद इस तरह से। तो इसमें सही जो उत्तर है दाएं आलिंद और दाएं निलय जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। जो ट्राइकुस्पिड वॉल्व किसके बीच पाया जाता है? दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में। अगला जो प्रश्न वह ये है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है
अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको भेद समझना है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल को हम देखते हैं। मेल से जो मेल के वृषण ग्रंथियां जो हैं, जिन्हें हम टेस्टिस बोलते हैं, और स्त्रियों की जो डिंब ग्रंथियां हैं जिसको ओवरीज बोलते हैं, और ये ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं, दोनों टेस्टिस और ओवरीज जो है हार्मोन स्रावित करती हैं, ये प्रजनन कार्यों में सहायता करती हैं। वृषण ग्रंथि जो है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो वृषण ग्रंथि स्रावित करती है, जो इसमें ये नहीं है। एक बात स्पष्ट हो गया। अब दूसरा जो है, स्त्रियों में जो डिंब हैं यानी ऑर्वरीज जो हैं वह इस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है और इससे पहले वाला इस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। किन से होते हैं, इसमें सिर्फ उत्तर दिया है यहाँ पर इन्होंने, अंडाशय लिखा है, तो न तो मेल फीमेल का यहाँ विचार है, तो आपने सीधा अपने अंडाशय पर क्लिक करना है। बाकी एड्रिनल ग्रंथि नहीं है, गुर्दों से नहीं होता है, पैराथायराइड ग्रंथि तो है ही नहीं, ये सब तीनों नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आते हैं तो ये स्त्रियों के डिंब से स्रावित होते हैं, और पुरुष वाले से आपका एक ही हार्मोन जो है उसका नाम जो बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला जो प्रश्न वह ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब संयोजी उत्तक की बात करें तो समान रचना, हमारी बॉडी की जो समान रचना है, उत्तक यानी टिश्यूज़ को बोलते उत्तक, और समान रचना और तथा समान कार्यों वाली जो कोशिकाएं होती हैं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी उत्तकों से आपका ऑर्गन जो बन रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं उत्तकों के प्रमुख जो प्रकार हैं वो हमारे बॉडी में 4 प्रकार हैं, जिसमें उपकला उत्तक है। उत्तकों कितने प्रकार, उत्तक के कितने प्रकार, 4 प्रकार के उत्तक हैं। उनमें से उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। यहाँ हमने विचार करना इनमें से संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है। अब हम संयोजी उत्तकों के प्रकारों की बात करते हैं, थोड़ा सा जो होगा उसको हम मार्क करेंगे। अवकाशी उत्तक, वशीय उत्तक, श्वेत श्रोत्रिक यानी तंतुमय उत्तक, पीत प्रत्यास्थ उत्तक, जालीदार उत्तक, रक्त उत्पादक उत्तक। अब रक्त जो उत्पादक जो उत्तक है ये संयोजी उत्तक में आता है। उपास्थि है, अस्थि उत्तक है, लसिका लब जो उत्तक है, श्लेषांब उत्तक है, ये सब नहीं है। अब यहाँ एक ही एग्जाम्पल इसमें है, उत्तक जो है रक्त जो है ये संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। अब बात करें हृदय पेशी जो है, ये एक पेशीय उत्तक है। कौन सा उत्तक है ये, पेशीय उत्तक का ये उदाहरण है हृदय पेशी, क्योंकि हृदय पेशीय उत्तक भी 3 प्रकार के, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो यहाँ हृदय पेशी जो है किसका उदाहरण है, पेशीय उत्तक का उदाहरण है, इस बात का ध्यान रखना है, पर यह संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। अगला अरेखित जो पेशी है वह अनैच्छिक का उदाहरण, अनैच्छिक पेशी जो अभी हमने पेशी उत्तक का एक प्रकार पढ़ा, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ये अरेखित जो पेशी है वह अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। ऐसे प्लीहा जो है ये आपका अगला, ये अंतरांगी पेशी है, बॉडी के अंदरूनी जो है अनैच्छिक पेशी के अंदर ही ये आते हैं। इस तरह से संयोजी उत्तक का एक ही उदाहरण है, वह है रक्त। अगला प्रश्न है T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये T3 हार्मोन जो है इसको हम समझिए, ये पहले तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ये पिट्यूटरी, पीनियल और ये थाइमस से नहीं है। अब थायराइड जो ग्रंथि के अंदर थायरॉक्सिन यानी T4, थायरॉक्सिन और थायराइड स्रावों का लगभग 90% भाग होता है, और जबकि ट्राईआइडोथायरोडिन यानी T3 अत्यधिक सांद्र एवं अधिक सक्रिय होता है। इन दोनों हार्मोन में मुख्यतः जो आयोडीन और टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का समावेश होता है। तो यानी ये T3 जो हार्मोन है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न,
सर्केडियन क्लॉक, ये पहले भी प्रश्न आ चुके हैं। सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? जब ये मस्तिष्क के प्रश्नों की जब बातें आती है तो आपके मस्तिष्क के प्रकारों के भाग जब बात आती है, भाग भी पूछे जाएंगे। तो मस्तिष्क के कितने भाग है? तो सीधा उत्तर आना चाहिए मस्तिष्क के 4 भाग हैं। मुख्यतः मस्तिष्क के 3 ही भाग हैं। कितने भाग हैं? मुख्यतः 3 भाग हैं। अभी हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। उसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसे हमें फोर ब्रेन बोलते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं, एवं पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। यानी प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम जो है, ये सेरिब्रम आप देख रहे हैं, ये प्रमस्तिष्क का एवं डाइएन्सीफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ये दोनों अग्र मस्तिष्क के ही भाग होते हैं। और मेडुल्ला पोन्स एवं अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ये सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। स्पष्ट हुआ? अब यहाँ पर प्रमस्तिष्क के कार्यात्मक क्षेत्र को, फंक्शंस एरियाज ऑफ सेरिबेलम जो है, इसकी हम बात करेंगे। तो सेरिबेलम को, क्योंकि इससे संबंधित जो है ये सेरिबेलम जो है, इससे संबंधित ये है, हमें उत्तर है ये। तो सेरिबेलम को पहले स्पष्ट करेंगे। ये सेरिबेलम में हाइपोथैलेमस आता है। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये आपका बेलम के फंक्शंस में आता है। और हाइपोथैलेमस और थैलेमस के नीचे और सामने तथा पिट्यूटरी ग्रंथि के ठीक ऊपर स्थित तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक रचना है ये हाइपोथैलेमस। स्पष्ट हुआ? ये एक थैलेमस के नीचे और उसके सामने पिट्यूटरी ग्रंथि के बिल्कुल ठीक ऊपर एक तंत्रिका कोशिका से बनी एक रचना है। कौन? हाइपोथैलेमस। और बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन क्लॉक को ही बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे हम बोलते हैं। सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के तौर तरीकों का पता लगाना, यह सर्केडियन के अंदर होता क्या है आप उसको समझिए। यानी सोने से लेकर जागने के जो चक्र को नियंत्रित करने के तौर तरीकों का पता लगाना, एक बात। दूसरा, क्लॉक नींद के अलावा खान पान, आपके हार्मोन और शरीर के तापमान को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये आपके तापमान को, आपके ये खान पान हार्मोन को नियंत्रण कौन करता है बॉडी के? ये हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए इस मस्तिष्क का जो भाग बात करें तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। ये बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित नहीं है। प्रज्ञा अपराध की बात करें पहले तो प्रज्ञा अपराध का ही अर्थ समझ लीजिए। यानी प्रज्ञा अपराध यानी प्राकृतिक नियमों की अवहेलना। प्रज्ञा का अर्थ हुआ ज्ञान और अपराध का अर्थ है यानी गलत कार्य। कोई भी हम गलत कार्य करते हैं, जानकारी होने के बावजूद गलत काम करना, उपेक्षा यानी अवहेलना करना ही प्रज्ञा अपराध है। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रज्ञा अपराध को महामारियों का प्रमुख कारण माना जा सकता है। तो वहाँ उन्होंने प्रज्ञा अपराध की आता है प्रज्ञा अपराधो ही मूलम रोगाणाम, ऐसा कहा। तो उसका यानी मानसिक रोगों का हेतु तो निश्चित रूप से प्रज्ञा अपराध ही है। तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा। तो यहाँ पर प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित क्या नहीं है? मनोवृत्ति भ्रंश जो है ये प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित नहीं है। और इसलिए ये आपका यहाँ पर गलत है। यानी धी, धृति और स्मृति ये सब प्रज्ञा अपराध में आता है। धी यानी बुद्धि, धृति, स्मृति ये सब प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित हैं और मनोवृत्ति भ्रंश जो है नहीं है। तो उन्होंने कहा मानसिक रोगों का हेतु तो निश्चित रूप से प्रज्ञा अपराध ही है। वहाँ ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेषादयश्चय मनोविकारा अप्युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजाः। तो ये सब को प्रज्ञापराध की श्रेणी में इनको लिया जाता है, जो मनो से विकृत जो रोग होते हैं। अगला प्रश्न जो है वह मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता। अब देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में समझिए। ये ऐसा क्या है मेटाबॉलिक के बिगड़ने से तो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम
कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसी एक स्थिति है जिसमें शरीर में कोई प्रकार के यानी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले कारक बढ़ जाते हैं जो हमें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आपका उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर भी आएगा, ठीक है, और डायबिटीज़ आएगा, मोटापा आएगा, उधर का मोटापा भी आता है, और अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल आता है। इन चारों के संयुक्त रूप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इसे सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो हाइपरथायराइडिज्म जो है ये यहाँ पर बिल्कुल इसमें गलत है। अब समझना है डिसलिपिडीमिया ये क्या है, इसको थोड़ा समझिए। डिसलिपिडीमिया, तो ये डिसलिपिडीमिया जो है के होने का मतलब है कि आपके शरीर में हाइपरलिपिडीमिया यानी एलडीएल आपने सुना होगा, एलडीएल या एचडीएल, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। एलडीएल का मतलब होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ा हुआ है, उसमें ये लगा जाता है ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ा हुआ है। ये इसका सबसे सामान्य प्रकार है। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया का एक और प्रकार है जिसमें हम कहते हैं एचडीएल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, पर इससे परेशान लोगों की जो संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर मेटा सिंड्रोम की बात करें तो केवल और केवल इसके अंदर इसका हम लेते हैं ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके, उच्च रक्तचाप वाला, उदरगत मोटापा और डिसलिपिडीमिया जो है, ये तीनों सही हैं, और ये हाइपरथायराइडिज्म जो है ये ठीक नहीं है, इसमें ये एक ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है, तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों के अतिसक्रियता लाता है। अब ये देखिए, इसमें ये मेरुदंड की तंत्रिकाएं हैं, क्या है, कपाल तंत्रिकाओं का समूह, या सिंपैथेटिक तंत्रिका और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं। ये नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए, तनाव किसके माध्यम से होता है ये हमने बताना है। अनैच्छिक अंगों के जो है, अनैच्छिक वाला देखिए, ये हार्ट पर जो ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र है, एक ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं, अनैच्छिक अंगों का जो नर्वस सिस्टम जो है हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हार्ट पर कार्य करते हैं ये, और हृदय की जो गति है, हृदय की गति को तेज हो जाती है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, और कोरोनरी धमनियाँ जो होती है, कोरोनरी जो धमनियाँ विस्फारित हो जाती हैं, यानी जो इसमें ब्लड निकल रहा है वो भी संकुचित होती है, उनमें तेज़ी से बढ़ता है। और दूसरा है कि एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है बॉडी के, वो भी बढ़ने लगते हैं, जिससे वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली तनाव से संबंधित जो है अतिसक्रियता आने लगती है। तो ये सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं से संबंधित है तनाव, इसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अतिसक्रियता लाता है। कौन है वो? सिंपैथेटिक तंत्रिका। अब सिंपैथेटिक तंत्रिका हम देखें तो ईड़ा नाड़ी है ये आपकी, और पैरासिम्पैथेटिक जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है आपकी ईड़ा है, और सिंपैथेटिक जो आपकी पिंगला नाड़ी जो है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो यहाँ पिंगला यानी सूर्य नाड़ी जो है, या आप स्वाभाविक रूप से जब आप इसको सक्रिय करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर अति सक्रियता आएगी। तो ये आपका ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न है। और इसी तरह से आज का वीडियो आपका पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए सबको धन्यवाद।